You will be fine. Today we are going to discuss history of psychiatry, but before that let's have a look at what is mental health, जो आप लोगों का सब्जेक्ट है mental health नर्सिंग। तो मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल इलनेस क्या है, ब्रीफली थोड़ा सा हम इसको देखते हैं, डिस्कस करते हैं, और फिर उसके बाद हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा शेयर करेंगे। मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेसेस के हवाले से, उसकी क्लासिफिकेशन के हवाले से जो हमारा लेक्चर होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन ब्रीफली कि व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल हेल्थ, WHO किस तरीके से डिफ़ाइन करती है। WHO डिफ़ाइन करती है कि जिस तरीके से हेल्थ के डिफिनेशन है, इस तरीके से कि फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेलनेस, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी, दिस इज़ कॉल्ड मेंटल हेल्थ। WHO कहती हैं कि आप सोशली, इसके अंदर कुछ कंपोनेंट इंक्लूड किए गए हैं कि फ़िज़िकल, मेंटल और सोशल वेलनेस, सिर्फ अगर आपको बीमारी नहीं है, कोई फिज़िकल एलिमेंट नहीं है, तो दिस डजंट लिटरली मीन कि जी यू आर, डेफिनेशन के अंदर ये नहीं आती। उसके अंदर ये है कि आपके रिलेशनशिप सेटिस्फाइंग हो, आप आपकी अच्छी हो, आप अपने आप से सेटिस्फाइड हो, आप अपने रिलेशनशिप्स से सेटिस्फाइड हो, लाइफ के अंदर जो कुछ आपके लाइफ के इवेंट्स आ रहे हैं उसके साथ आप सही तरीके से डील कर सकते हो, आप अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हो, कंटेंटमेंट हो, सेटिस्फैक्शन हो। अगर आपकी लाइफ के अंदर ये सारी चीज़ें हैं तो दैट्स मीन यू आर मेंटली हेल्दी। अगर हैप्पीनेस नहीं है, अपने बिहेवियर के ऊपर कंट्रोल नहीं है, सेटिस्फाइड लाइफ से नहीं है, कोप सही तरीके से नहीं कर सकते, तो दिस मीन्स कि आप मेंटली हेल्दी नहीं हैं और कुछ ना कुछ आपके मेंटल हेल्थ के अंदर कोई डिटोरिएशन या कोई इशू है। ठीक है। या फिर हम मेंटल हेल्थ को किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक स्टेट है, किस चीज़ का, जिसको हम सिंपल अल्फाज में आपको बताऊं कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलनेस। कि आप इमोशनली ठीक हो, आप साइकोलॉजिकली ठीक हो और आप सोशली ठीक हो। ये मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन है कि आप इमोशनली आप डिस्टर्ब है तो आप मेंटली हेल्दी नहीं है, आप साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है तो आप मेंटली हेल्दी नहीं है, आप सोशली हेल्दी नहीं है आपके। और ये हमें कैसे पता चलेगा, ये तीन कंपोनेंट्स, इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल वेलनेस, हमें कैसे पता चलेगा कि आप ठीक कर रहे हैं इन एरियाज़ के अंदर? तो दैट विल बी एविडेंस बाय सेटिस्फाइंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, इफेक्टिव बिहेवियर एंड कोपिंग, पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। कि आप इमोशनली, साइकोलॉजिकली, सोशली तब ठीक होंगे जब आपके जो रिलेशनशिप हो वो सेटिस्फाइंग हो, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप सेटिस्फाइंग आप सेटिस्फाइड हो कि जी आपका कम्युनिटी के अंदर एक प्लेस है, आपका घर के अंदर एक प्लेस है, आप अच्छे तरीके से लोगों के साथ डील करते हैं, आप एक एज इंडिविजुअल अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं और दूसरे लोगों को भी एक्सेप्ट करते हैं, तो दैट इज़ सेटिस्फाइंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इफ़ेक्टिव बिहेवियर हो आपका, कि आपका जो कोपिंग एबिलिटी हो वो ठीक हो, बिहेवियर आपका अच्छा हो, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट इंटैक्ट हो। देखिए बहुत सारी जो चीज़ें होती है ना, आगे ये चूँकि रिकॉर्डेड लेक्चर है, आपके साथ जब हमारी ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे उसके अंदर डिटेल में हम बात करेंगे कि सेल्फ कॉन्सेप्ट का जो कंपोनेंट है आगे किस तरीके से ये कन्वर्ट होता है सेल्फ इस्टीम के अंदर, और फिर वो सेल्फ इस्टीम जा करके आपके इमोशंस को, आपके बिहेवियर्स को, आपके थॉट्स को किस तरीके से डिटोरिएट करती हैं अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट पॉजिटिव ना हो तो। ठीक है। तो पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट हो और आप इमोशनली स्टेबल हो, आपके अंदर हद से ज़्यादा एग्रेशन ना हो, आपके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज ना हो, आपके पास एग्रेसिव बिहेवियर ना हो, आप डिसप्रोपोर्शनली एंगर के शिकार ना हो, तो इसको हम कहते हैं कि आप इमोशनली स्टेबल हो। तो मेंटल हेल्थ हमारे पास क्या है कि इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल वेलनेस है, जो कि आपको कैसे पता चलेगा, दैट विल बी एविडेंस बाय सेटिस्फाइंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इफेक्टिव बिहेवियर एंड कोपिंग, पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। तो ये सिंपल एक डेफिनेशन है मेंटल हेल्थ की। और मेंटल इलनेस क्या है, वाइस वर्सा है, मीन कि अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं हैं, आप साइकोलॉजिकली आप अच्छा नहीं कर रहे हैं,
ठीक है, आपको कोई हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, आपको कोई डिस्ट्रेस हो रहा है, आप किसी एंग्जाइटी के शिकार हो रहे हैं, आप सोशली अच्छा नहीं कर रहे हैं, आपका सोशल इंटरेक्शन ठीक नहीं है, आपका गिव एंड टेक अच्छा नहीं है, आप अपने आप को एज इंडिविजुअल एंटिटी अपने सोसाइटी में, अपने घर में, अपने वर्क प्लेस के अंदर अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करवा पा रहे, तो दैट्स मीन कि जी आप सोशली वेल नहीं है। ठीक है, आपके बिहेवियर ऐसे हैं जो कि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर भी आप मेंटली हेल्दी नहीं हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो मेंटल इलनेस है उसमें ये है कि आपका जो कोई इस तरह साइकोलॉजिकल या बिहेवियरल सिंड्रोम हो जो कि एक इंडिविजुअल के अंदर हो, दैट इज़ एसोसिएटेड विद प्रेजेंट डिस्ट्रेस और डिसेबिलिटी। डिस्ट्रेस क्या हो, कोई आपको सिम्टम्स हो रहे हों, बॉडीली सिम्टम्स हो रहे हों, विदाउट एनी सोमैटिक कंप्लेंट्स, विदाउट एनी ऑर्गेनिक पैथोलॉजी। सोमैटिक कंप्लेंट्स तो आपको होंगे बट विदाउट ऑर्गेनिक पैथोलॉजी आपको हो रहे हो। ठीक है, या आप मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस के शिकार हो रहे हो, या फिर आप अपने फंक्शनैलिटी को लूज़ कर रहे हो, अपने जॉब सही तरीके से नहीं कर पा रहे हो, रिक्रिएशन सही तरीके से नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, अपने जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाए, आप अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज़ नहीं कर पा रहे हो, तो उस उन सिचुएशन के अंदर हम कहेंगे कि जी आपको मेंटल इलनेस है या मेंटल डिसऑर्डर है। ठीक है, या फिर मतलब आपको कोई इस तरह की हो रही हो कि जी अपने एज इंडिविजुअल अपने आप को ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी फ्रीडम को लॉस कर रहा हूँ, मैं अपने सिचुएशंस के साथ कोप नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सोशली इंटैक्ट नहीं हूँ। अगर इस तरह की चीज़ें सोसाइटी आपके अंदर ऑब्जर्व कर लेती हैं और आप खुद इस तरह फील करते हैं, आप स्टीम आपका डाउन हो जाता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका डिटोरिएट हो जाता है, तो दैट्स मीन कि जी यू आर मेंटली इल। इसके ऊपर हम डिटेल के अंदर बात करेंगे मेंटल इलनेस और मेंटल हेल्थ की, और इसकी क्लासिफिकेशन हम किस तरीके से करेंगे, कौन कौन से क्राइटेरियाज है जिनको हम यूज़ करते हैं मेंटल एलिमेंट्स के हवाले से, वो सारे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अपने इस आगे अगले वाले प्रेजेंटेशन के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी हिस्ट्री ऑफ मेंटल हेल्थ, ठीक है, आपको एक लेक्चर मैंने दिया हुआ है हिस्ट्री ऑफ मेंटल हेल्थ। तो अगर हम बैक जाए मेंटल हेल्थ के हवाले से, तो कॉन्फ्लिक्ट आप कहें तो कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसा इशू है जो कि बहुत सारे मेंटल एलिमेंट्स को जन्म देती है, बहुत सारे मेंटल इलनेसेस प्रोड्यूस करवा सकती हैं, और दैट इज़ प्रेजेंट सिंस द वेरी एसेंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग। जब इंसान इस दुनिया के ऊपर आया और जब हाबिल काबिल की लड़ाई हो गई और उसके अंदर जब डेथ हो गई और उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ कि अब क्या करना है, अब किस तरीके से इस सिचुएशन को आगे डील करना है। सिंस दैट टाइम मुख्तलिफ़ किस्म के जो मेंटल एलिमेंट्स के हवाले से या जो जहनी बीमारियाँ इनके हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के अपने अपने राय थी, कुछ साइंटिफिक थी, कुछ साइंटिफिक नहीं थी, कुछ नेचुरल थी, कुछ सुपर नेचुरल थी। लेकिन इनिशियली अगर हम स्टार्ट ले लें, ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास एक एरा आता है तो उसको हम कहते हैं प्री हिस्टोरिक एरा और बिब्लिकल एरा। ठीक है, जो प्री हिस्टोरिक और बिब्लिकल एरा है उसको हम स्टोन एजेस भी कह सकते हैं, पत्थर का ज़माना। ठीक है जी, स्टोन एजेस आप कहें उसको, पत्थर का ज़माना जहाँ रिहाइश पत्थर थे। ठीक है जी, आग जलाना पत्थर से, आपका जो शिकार करना पत्थर से। ठीक है, तो सारी ज़िंदगी जुड़ी हुई थी पत्थरों के साथ, स्टोन एजेस। तो उस एरा के अंदर भी लोगों का एक कॉन्सेप्ट था, उस वक्त भी जो मेंटल इलनेसेस थी वो कॉमन थी, और उस हवाले से उसका जो सिग्निफिकेंस था, उस वक्त लोग क्या समझते थे, उस वक्त जो कॉन्सेप्ट था जो एबनॉर्मल बिहेवियर का, जो हम बात करते हैं डिमोनोलॉजी गॉड्स एंड मैजिक की इस स्लाइड के अंदर, कि एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफन एट्रीब्यूटेड टू पोजेशन। तो ये बिब्लिकल एरा और प्री हिस्टोरिक एरा के अंदर हमारे पास ये एक कॉन्सेप्ट था कि जो हमारे पास मेंटल एलिमेंट्स हो रही है, जो जहनी बीमारियां हो रही हैं, तो दैट एसेंशियली आर ड्यू टू सम रीज़न विच आर सुपर नेचुरल इन ऑरिजिन, दैट आर नॉट नेचुरल इन ऑरिजिन, दैट आर मैजिकल इन नेचर, दैट आर सुपर नेचुरल इन नेचर। तो उसका उनका जो ओरिजिन है, लोग उसको कहते थे कि ये के अंदर वो कंसिडर करते थे, दो कॉन्सेप्ट्स होते थे उसके अंदर।
कि ये मतलब कोई मैजिकल है या सुपर नेचुरल है, इसके ऊपर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है, इसके अंदर नेचर का कोई अमल दखल नहीं है, बल्कि ये हमारे पास कोई मेटाफिज़िकल ऐसे कैफ़ियत है जो इंसान के ऊपर आती है। आज तक कुछ सोसाइटीज़ के अंदर, इवन कि हमारी सोसाइटी के अंदर भी कुछ इस तरह की माइंडसेट प्रेजेंट करती है, लेकिन चूँकि अभी तो एजुकेशन आ गई, बहुत सारी रिसर्चेस हो गई मेंटल एलिमेंट्स के ऊपर, तो वो टाइम टू टाइम वो जो सुपर नेचुरलिटी का एक कंपोनेंट था वो निकलता गया मेंटल एलिमेंट्स के हवाले से। लेकिन जो प्री हिस्टोरिक एरा के अंदर या जो बिब्लिकल एरा था, तो उसके अंदर ये था कि दो किस्म के कॉन्सेप्ट थे, डिमोनोलॉजी, गॉड्स एंड मैजिक। ठीक है, डिमोनोलॉजी के अंदर कॉन्सेप्ट किया था कि कोई बैड स्पिरिट्स होते हैं, या फिर गॉड्स और मैजिक, ज़्यादातर जो विच क्राफ्टमैनशिप था, जिसको हम कहते हैं कि जी जो जादूगरी की जो एक कॉन्सेप्ट था, इवन के अभी तक ये प्रेजेंट करता है इंडिया के अंदर भी, हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी, और इवन के वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर पहले बहुत ज़्यादा होता था विच क्राफ्टमैनशिप, जिसको कहते थे कि जी मतलब कोई जिसको हम कहते हैं कि जी सहर या जादूगर, जो जादूगरी है, इसकी वजह से मेंटल एलिमेंट्स हो जाती हैं। और वो भी कुछ ऐसे ख़ास लोग हैं, विच क्राफ्टमैनशिप इसको कहा करते थे, कि उसके अंदर जो है लोग इस तरह सुपर नेचुरल किस्म की चीज़ें करते हैं, जो कि इंसानों के अंदर कुछ डाल लेते हैं, इंसानों की रूह के अंदर कुछ चीज़ें डाल देते हैं। तो दो किस्म के उस वक्त प्री हिस्टोरिक एरा के अंदर दो कॉन्सेप्ट थे। एक कॉन्सेप्ट ये था कि हमारे पास दो स्पिरिट्स हैं। दो स्पिरिट्स क्या है कि एक हमारे पास ऐसे लोग हैं जिसको कहते हैं डिवाइन, दूसरे किस्म के लोग हैं जो है उनको कहते हैं डेमन्स। जो डिवाइंस होते हैं तो उनको वो कहते थे कि ये गॉड गिफ्टेड है या सैक्रेड स्पिरिटेड है, मुक़द्दस अरवाह के लोग हैं, मुक़द्दस स्पिरिट के लोग हैं। और दूसरे को जो कहते थे उनको कहते थे बैड स्पिरिटेड और डेमन्स। जो डेमोनोलॉजी है बेसिकली ये बद अरवाह की स्टडी है। तो ये बैड पोजेस्ड या ईवल पोजेस्ड उसको कहते थे कि बैड स्पिरिटेड लोग हैं। तो इन इस तरीके से उन्होंने जो पोजेशन है, इसको हम कहते हैं ना पोजेशन, आप सिंपल अल्फाज में अगर आप कहें तो पोजेशन हम कहते हैं कि जिस तरह हम कहते हैं ना, आज भी हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि इनके ऊपर जिन्नात आते हैं, इनके ऊपर परियां आती है, तो इस स्टेट को हम कहते हैं पोजेशन। तो इस तरह वो लोग कहते थे कि जी इनके ऊपर जो है कोई सुपर नेचुरल किस्म की बदरूह या अच्छी रूह आ जाती हैं। तो बद रूह को वो कहते थे डेमन, और अच्छी गुड रूह को, गुड स्पिरिट्स को या गुड स्पिरिटेड लोगों को, सैक्रेड लोगों को कहते थे वो कहते थे डिवाइन। तो अब फिर उसके अंदर प्रॉब्लम क्या था कि वो ट्रीट भी इस तरीके से करते थे कि उस ज़माने के अंदर जो, अब गुड स्पिरिटेड बैड स्पिरिटेड उनकी क्लासिफिकेशन वो कैसे करते थे, अपने लिहाज से करते थे। जिस तरीके से आजकल हमारे मेंटल एलिमेंट्स है जिसके अंदर अब कुछ बीमारियां ऐसी हैं, कुछ डिजीज, जिस तरीके से शिज़ॉइड पर्सनालिटी के लोग हैं, स्किज़ोफ्रेनिक अक्सर जो लोग हैं हमारे पास, कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया के लोग हैं, या फिर ऐसे लोग जो कि मेजर डिप्रेशन के अंदर है। तो ऐसे लोग हमारे पास क्या होते हैं कि बिल्कुल आगे हम डिस्कस करेंगे, पर शिज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के अंदर भी, स्किज़ोफ्रेनिया के टाइप्स के अंदर भी हम डिस्कस करेंगे। उसमें लोग जो है बिल्कुल अलग थलग हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, किसी के साथ बात नहीं करते, गोशा नशीन हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जो कि इन डिसऑर्डर्स के शिकार थे, गोशा नशीन हो जाते थे, वो कहते थे इनके ऊपर अच्छा स्पिरिट है, गुड स्पिरिट है, और ये डिवाइन लोग हैं। तो उनको सजाते थे, उनकी इवन यहाँ तक हिस्ट्री के अंदर है कि उनकी वर्शिप करते थे, इबादत करते थे उनकी। लेकिन जो लोग उनको लगते थे, जिस तरीके से आजकल के अंदर जिस तरीके से हम पैरानॉइड पर्सनालिटी के साथ लोग हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर है, या फिर जिस तरीके से एग्रेसिव हैं, तो इस तरह के जो पेशेंट्स होते थे उनको वो कहते थे बैड स्पिरिटेड या डेमन्स उनको कहते थे। और डेमन्स के साथ वो क्या सलूक करते थे, उनको डंजन्स के अंदर डालते थे, जिस तरीके से डालते थे, उनको चाबुकों से मारते थे, फ्लॉग करते थे, उनको अपनी कम्युनिटी से निकालते थे और उनके साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। तो जो गुड इसके अंदर है, गुड और बैड पोजीशन डिपेंडेड ऑन द पर्सन सिम्टम्स। जो गुड और बैड स्पिरिट्स थे ये इंसान के सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करते थे। और ये आपको मैंने बता दिया कि इस तरह की डिजीज़ जो होती थी, जो आजकल
हमारे क्लासिफिकेशन हो गई है। तो कुछ क्लासिफिकेशन के अंदर जो लोग बिल्कुल काम, क्वाइट, सेरीन होते हैं, गोशा नशीन हो जाते हैं, बातें नहीं करते, तो उनको वो लोग बहुत इज्जत की निगाह से देखते थे और उनको डिवाइन कहते थे, गुड स्पिरिटेड कहते थे, सैक्रेड स्पिरिटेड कहते थे। और जो एग्रेशन के, मैनिया के, पैरोनिया के पेशेंट्स होते थे, तो उनको कहते थे कि इनके ऊपर बद साया है, बद रूह है, बैड पोजेशन है उनके ऊपर। तो उनके सिम्टम्स के हवाले से उनको ट्रीट करते थे। अच्छा, अब चूंकि वो कहते थे कि ये सुपर नेचुरल है, मीन के नेचर से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो जाहिर सी बात है इलाज उनका क्या होता था। इलाज उनका ये होता था कि जी रिलीजियस सिग्निफिकेंस ऑफ बीइंग पोजेस्ड। वो कहते थे कि ये कोई उनका जो पोजेशन का एक कंपोनेंट था, वो इस चीज़ के ऊपर बेस करता था कि ये हमारे पास मतलब सुपर नेचुरल फोर्सेस ने इनको घेरा हुआ है। तो जो हमारे पास पोजेशन का या जो जिसको हम कहते हैं इसके ऊपर जिन्नात है, तो उसको वो एक इम्पॉर्टेंस देते थे रिलीजन को, कि इनको हम रिलीजन से या रिलीजियस टैक्टिक्स से जो है हम उनको ठीक कर सकते हैं। अच्छा, तो अब ट्रीटमेंट क्या था उस ज़माने के अंदर? ट्रेफेनिंग अलाउड द इविल स्पिरिट टू एस्केप द हेड। अब उस ज़माने के अंदर जो ट्रेफेनिंग थी, तो ट्रेफेनिंग क्या था कि उसके अंदर वो लोग अपने तरफ से इंसान के स्कल के अंदर एक सुराख बनाते थे, और उनका ये अक़ीदा होता था कि जब हम ये सुराख बनाएंगे तो जो बैड स्पिरिट्स है वो उसके दिमाग से निकल जाएंगे, उड़ जाएंगे, और इस तरीके से ये हमारे पास जो पेशेंट है ये ठीक हो जाएगा। दो के मतलब इट इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट इफ़ वी लुक इट इन द करंट सिनेरियो और इन दिस साइंटिफिक एरा। लेकिन उस वक्त जो ट्रीटमेंट थी वो उसके अंदर ट्रेफेनिंग था, कि स्कल के अंदर एक बोर करके, सुराख करके, और इसके हवाले से एक वो कहानी भी है ना पुरानी माइथोलॉजी के अंदर, कि एक दिन जो लुकमान हकीम साहब है वो सर्जरी कर रहे थे, उनके जो शागिर्द थे एक बहलोल दाना, तो वो कहते थे कि वो एक कमरे के अंदर बैठे हुए थे और सर्जरी कर रहे थे लुकमान हकीम साहब। तो वो बहलोल दाना, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट थे, तो वो ऊपर से आ गए, उन्होंने स्कल खोला हुआ था एक पेशेंट का, और एक खंखजूरा सेंटिपिड उसके दिमाग के साथ चिमटा हुआ था, तो वो फोर्सिप्स से उसको निकाल रहा था। तो जाहिर सी बात है एक टीचर का और एक स्टूडेंट का एक मामला था, तो उसने ऊपर से, पुराने ज़माने के अंदर लोग जो है वो आग जलाने के लिए ऊपर छत में सुराख करते थे, उस सुराख के अंदर थोड़ा सा ऑब्ज़र्व कर रहा था वो स्टूडेंट उसका बहलोल दाना। तो वो कह रहा था कि इसको ऐसा करो कि ये जो आपके पास एक सलाख है, इसको गर्म करो और इसके बैक के ऊपर, सेंटीफीड के बैक के ऊपर रख लो, अदरवाइज़ आप इसको फोर्सेप से खींचेंगे तो ब्रेन डैमेज हो जाएगा। तो वो तो लुकमान हकीम साहब को थोड़ा सा अच्छा भी नहीं फील हुआ। बहरहाल उन्होंने वो किया, ठीक हुआ, लेकिन फिर उनको ढूंढते थे, और फिर वो कहते हैं उस ज़माने के अंदर वो सोच भी इस तरह से होती थी कि वो अपने नाखून में देखते थे और बहलोल दाना छुप गया। फिर वो मतलब उसने कहीं एक बहुत बड़े बर्तन के अंदर पानी और थोड़ा सा दूध डाल दिया, नमक का एक वो रख दिया, पत्थर सा रख दिया, और वो जब देखता था तो उसको वो कहता था कि मैं उसको कहीं पे अब देख लूँ, वो चूँकि छुप गया था बहलोल दाना, वो कि मैं उसको देख लूँ। तो फिर उसने इस तरह किया कि जब वो देखता था अपने नाखून के अंदर, तो उसको ऐसा लगता था कि भाई दूध का समंदर है और नमक का पहाड़ है, उसके ऊपर बंदा बैठा हुआ है, कहाँ से उसको ढूंढ को लेके आ जाऊँ। तो मतलब एक कहने का ये है कि एक वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट, ये माइथोलॉजी थी कि मतलब लोग इस तरह के जो है चीज़ें करते थे कि मतलब सुपर नेचुरल होती थी। तो ट्रेफेनिंग बेसिकली उस वक्त का एक तरीक़ा इलाज था कि स्कल के अंदर एक बोर करके वो कहते थे कि जिसे, और दूसरा एग्जॉर्सिज्म यूज टू कास्ट डेमन्स आउट ऑफ द बॉडी। दूसरा ये था चूँकि रिलीजियस सिग्निफिकेंस था इसका, तो एग्जॉर्सिज्म ये है जिस तरीके से आजकल दम दरूद दुआ पढ़ते हैं, और ये रिलीजियस एक पर्सपेक्ट था या रिलीजियस ट्रीटमेंट था जो कि उस ज़माने के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन था। एग्जॉर्सिज्म यूज़ होता था कि मतलब डेमन्स को बॉडी में से निकाला जाए, जो बैड स्पिरिट्स हैं उनको बॉडी से, तो उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के दम वगैरह पड़ते थे। जिस तरीके से आजकल हमारे सोसाइटी के अंदर भी आजकल लोगों का
जो इवन हमारे रूरल एरियाज़ के अंदर आजकल भी हैं कि इनके ऊपर जिन्नात आ रहे हैं, परियां आ रही है, और ख़ास किस्म के लोग होते हैं जो उनको दम करते हैं, उनके ऊपर दुआएं पढ़ते हैं, और फिर इस तरीके से वो कहते हैं कि जी ये जिन जो है निकल गया। तो इस तरह का एक कॉन्सेप्ट उस ज़माने के अंदर था कि ये चूँकि स्पिरिट्स है, सुपर नेचुरल स्पिरिट्स है, और उनको हम इन तरीक़ों से निकाल सकते हैं बॉडी से। अच्छा जी, फिर जो दूसरा एरा था हमारे पास, उसको हम कहते हैं क्लासिकल एरा, या इसको हम कहते हैं ग्रीको रोमन एरा। तो ग्रीको रोमन एरा के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट है, उन्होंने काम किया। डिटेल के साथ हम इसके ऊपर बात कर लेंगे। उसके अंदर एम्पेडोकल्स थे। उन्होंने कहा कि रोल ऑफ इमोशन एंड बिहेवियर, देयर इज़ अ रोल ऑफ इमोशन एंड बिहेवियर एंड थॉट। उन्होंने कहा कि देयर इज़ सम कनेक्टिविटी ऑफ बिहेवियर एंड थॉट एंड इमोशंस। उन्होंने कहा कि मतलब एक कॉन्सेप्ट ग्रीको रोमन एरा जो था उसके अंदर थोड़ा सा उन्होंने साइंटिफिक बेसिस के ऊपर काम किया। उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी इनका कोई एक हमारे पास ताल्लुक़ है हमारे इमोशंस का, बिहेवियर का और हमारे थिंकिंग का। फिर अल्कमियोन ने जो है उन्होंने कहा कि हमारे जो सेंसेस है, और सेंसेस आर कनेक्टेड टू ब्रेन, हमारे जो सेंसेस है ये ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। तो मतलब ये है कि उन्होंने थोड़ा सा उस सुपर नेचुरलिटी से उस बात को निकाल करके लेके आ गए, और उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि देयर आर सर्टन नेचुरल कॉजेज़ which can be contributing to mental ailments, it's not all due to supernatural causes। ठीक है। फिर उसके बाद इन ग्रीक फिलोसफर्स के अंदर हिपोक्रेटिस थे, जिसको आप बुकरात कहते हैं। तो बुकरात ने जो एक कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने कहा कि पीपल बिलीव दैट दिस डिजीज़ इज सेक्रेट सिंपली बिकॉज दे डोंट नो व्हाट कॉजेज इट, बट सम डे आई बिलीव दे विल, एंड द मोमेंट दे फिगर आउट वाई पीपल हैव एपिलेप्सी इट विल सीज टू बी कंसिडर्ड डिवाइन। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि जो हमारे पास ये लोग इन बीमारियों को, मेंटल एलिमेंट्स को मुक़द्दस समझते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि क्या चीज़ उसको, क्योंकि लोगों के माइंड के अंदर तो ये था ना कि ये रिलीजियस सिग्निफिकेंस है इसका, ये सुपर नेचुरल इन ओरिजिन है, ये मेटाफिज़िकल है, इसका नेचर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन हिपोक्रेटिस ने ये दिया, बुकरात ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि एक दिन अगर लोगों को पता चल जाए ना कि एपिलेप्सी क्यों होती है, ज़ाहिर सी बात है सीजर्स, एपिलेप्सी और इस तरह की बीमारियां अगेन ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, तो लोग इन जहनी बीमारियों को या मेंटल एलिमेंट्स को डिवाइन कंसिडर करना कि ये तो मतलब ऊपर से सुपर नेचुरल कॉजेज़ की वजह से होती है, तो लोग इस बात को तर्क कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, अगर लोगों को ये पता चल जाए। तो उन्होंने क्या किया कि जो ग्रीक थे और रोमन थे, ठीक है, ग्रीको रोमन एरा के अंदर साइंटिफिक बेसिस के ऊपर काम हुआ, उन्होंने कहा कि नेचुरल कॉजेज़ है इन बीमारियों के लिए, सुपर नेचुरल नहीं है। अच्छा, अब उन्होंने कहा था कि जी मेंटल डिसऑर्डर्स ड्यू टू ब्रेन कॉजेज़ और ड्यू टू नेचुरल कॉजेज़, उन्होंने कहा कि सुपर नेचुरल नहीं है, मेटाफिजिकल बिल्कुल नहीं है, इसके लिए नेचुरल कॉजेज़ है। उन्होंने कहा कि ब्रेन हमारे पास एक सेंट्रल ऑर्गन है इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी का, और हमारे पास जो मेंटल डिसऑर्डर्स होती हैं तो वो हमारे इंटेलेक्ट के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है, एंड दैट्स वाई वी प्रे टू सर्टन मेंटल एलिमेंट्स। मेंटल डिसऑर्डर्स ड्यू टू ब्रेन पैथोलॉजी, बिल्कुल एग्जैक्टली उन्होंने बात की, जो कि आज तक जो है ये एक फैक्ट है, हकीकत है कि मेंटल डिसऑर्डर्स हमारे पास ब्रेन पैथोलॉजी की वजह से होती है। और आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या डिसऑर्डर्स, जो डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं उनके कॉजेज़ क्या है। हम टू हिट थ्योरी के ऊपर बात करेंगे कि टू हिट थ्योरी के अंदर जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है और जेनेटिक फैक्टर्स है, किस तरीके से आपके ब्रेन के अंदर डिफरेंट केमिकल चेंजेस या फिर डिफरेंट एनाटॉमिकल चेंजेस या फिर आपके पास जो ऑर्गेनिक चेंजेस हैं वो आती हैं, और उसके बाद फिर आपको मेंटल डिसऑर्डर शुरू हो जाती है। Pointed out that head injuries could lead to sensory and motor disorder. Again, this is very true, मतलब इवन इन दिस कंटेम्प्रेरी साइंटिफिक एरा, कि उन्होंने कहा कि जो हमारे पास जो हेड इंजरी है उसकी वजह से हमें सेंसरी और मोटर प्रॉब्लम्स होती है। तो ये एक बहुत बड़ा पेशरफ्त था जो कि बुकरात ने उस वक्त कॉन्सेप्ट दिया कि जी ब्रेन को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी वजह से फ़िज़िकल
और साथ साथ में मेंटल प्रॉब्लम होती है। एम्फसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड प्री डिस्पोजिशन। उन्होंने कहा कि हमारे पास मोरोसियत का और प्री डिस्पोजिशन अगेन दोनों हिट्स की वजह से हो सकती हैं। आइदर यू कैन बी प्री डिस्पोज्ड genetically to certain mental disorder, or it may be your environment which can cause certain mental ailments। तो इस मतलब हेरिडिटी और प्रीडिस्पोजिशन उन्होंने कहा कि उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मेंटल एलिमेंट्स या जहनी बीमारियों के अंदर। अच्छा जी, फिर जो उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिए, जाहिर सी बात है प्योरली चूँकि इतना ज़्यादा साइंस डेवलप नहीं था तो उनके कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे भी थे जो कि इतने ज़्यादा रेलेवेंट नहीं थे, कुछ कॉन्सेप्ट तो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट थे। अब इसके अंदर जो हिपोक्रेटिस अर्ली मेडिकल कॉन्सेप्ट, उसके अंदर उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ 4 ह्यूमर्स दिया कि हमारे जिस्म के अंदर 4 किस्म के ह्यूमर्स या माया या लिक्विड्स, सेमी लिक्विड्स हमारे पास पाए जाते हैं, और उन्होंने कहा कि इनका कोई हमारे पास अमल दखल होता है हमारी पर्सनालिटी को शेप करने में और कुछ मेंटल एलिमेंट्स को प्री डिस्पोज करने में, और किस तरीके से मेंटल एलिमेंट्स को हमें ट्रीट करना चाहिए। तो उन्होंने एक 4 किस्म के जो सेमी लिक्विड या माया की बात की, तो वो क्या थे? ब्लड। ये ब्लड जो है इसको कहते हैं सेंगवस। और इस तरह के जो लोग होते हैं, अभी इंशाल्लाह पर्सनालिटी डिसऑर्डर में हम डिस्कस करेंगे कि सेंग्वाइन पर्सनालिटी क्या होती है। हम पढ़ा करते थे दमी पर्सनालिटी, और बहुत ज़्यादा फिर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि, लेकिन यहाँ पे जो 4 किस्म के पर्सनालिटी के लोगों का उन्होंने ज़िक्र किया, उनके अंदर सेंग्वाइन पर्सनालिटी, ब्लड या सेंगवस, इस तरह के जो लोग होते हैं वो जनरली ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, चीयरफुल होते हैं, इवन टेम्पर्ड होते हैं। ऐसे लोग हमारे पास क्या होते हैं कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द थिंग्स देखते हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, खुश रहने वाले होते हैं, ठीक है, और मतलब मिजाज के अंदर उनके एक मतलब रब्त होता है। बट कैन बी डेड ड्रीमी टू द पॉइंट ऑफ नॉट अकम्प्लिशिंग एनीथिंग एंड इम्पल्सिव। ऐसे लोग हमारे पास, अब उनके अंदर कुछ जो खूबियाँ है, खामियाँ भी है। अब उसके अंदर एक ये है कि ऐसे लोग डेड ड्रीमी हो सकते हैं, ख्वाबी पुलाव जिसको हम कहते हैं ना, ख्वाब में पुलाव पकाना या ख्याली पुलाव पकाना, डेड ड्रीमी होते हैं। इतने डेड ड्रीमी हो सकते हैं कि टू द पॉइंट ऑफ नॉट अकम्प्लिशिंग एनीथिंग, मतलब इतने ज़्यादा ख्याली पुलाव पकाना। और आजकल के जो कंटेम्प्रेरी साइंटिफिक पर्सपेक्ट है, उसके अंदर सिगमंड फ्राइड ने कहा था कि जी आपको डेड ड्रीमिंग करनी चाहिए, मतलब रादर देन टू टेक अ स्लीपिंग पिल यू हैव टू डेड ड्रीम, बट अप टू सर्टन एक्सटेंट, अप टू अ नॉर्मल एक्सटेंट आपको मतलब ख्याली पुलाव पकाना चाहिए। उससे क्या होता है कि आप थोड़े से सीरीन हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग इतना ज़्यादा ख्याली पुलाव पकाते हैं कि अपना मकसद का काम भी वो नहीं कर सकते, और कभी कभार जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सीले हो जाते हैं, मैनिक हो जाते हैं। सेकंड जो है वो है फ्लेजम, ठीक है, जिसको आप कहते हैं बलगमी पर्सनैलिटी। तो इस तरह जो फ्लेजम है ये भी बॉडी के अंदर एक सेमी लिक्विड है, और उसके बारे में कहा कि इस तरह की जो पर्सनैलिटी के लोग हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, ऑब्जर्वेंट होते हैं, बट कैन बी एपैथिक एंड स्लगिश। अच्छा, इनकी पॉजिटिव एस्पेक्ट कि उनके पर्सनैलिटी के अंदर कंसिस्टेंसी होती है, रिलैक्स रहते हैं, उनके ऑब्जर्वेशन का जो सेंस होता है बहुत ज़्यादा इंटैक्ट होता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन ऐसे लोग हमारे पास एट टाइम कैन बी एपैथिक, मतलब बेजार होते हैं अपने इर्द गिर्द से, कभी बेजार हो जाते हैं और मतलब उकता जाते हैं, और स्लगिश होते हैं, बहुत ज़्यादा सुस्त रवि के शिकार होते हैं, सुस्त होते हैं ऐसे लोग। तो कुछ पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स। फिर उन्होंने कहा था येलो बाइल, येलो बाइल को उन्होंने कहा था कॉलर। ऐसे लोग हमारे पास क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक लीडर होते हैं। ऐसे लोग लीडर होते हैं बट कैन बी कंट्रोलिंग, ईजीली एंगर्ड और बैड टेम्पर्ड। उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होती है, लेकिन जो प्रॉब्लम उनके अंदर होता है वो ये होता है कि वो हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने इन्वायरमेंट को, अपने लोगों को सबऑर्डिनेट समझते हैं, और मतलब ऐसे लोग जो है बैड टेम्पर्ड हो जाते हैं, बदमिजाज हो जाते हैं। अगर उनकी कोई बात ना मानी जाए तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो है ब्लैक बाइल, जिसको कहते हैं मेलंकोलर। तो ऐसे लोग हमारे पास
बहुत ज़्यादा रहमदिल होते हैं, काइंड होते हैं, कंसिडरेट होते हैं, लोगों को ज़्यादा कंसिडर करते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा ख़्याल लोगों का रखते हैं। कैन बी हाईली क्रिएटिव, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, बट आल्सो कैन बी ऑब्सेस्ड विद ट्रेजेडी एंड क्रूअल्टी। लेकिन इस तरह के लोगों के अंदर फिर प्रॉब्लम क्या होते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा रहमदिल होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों का ख्याल करते हैं, सोसाइटी के अंदर चीज़ों को स्क्रूटनाइज़ करते हैं, अच्छे बुरे के ऊपर बहुत ज़्यादा उनकी नज़र होती है, हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि जी अच्छा होना चाहिए, बुरा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लोग फिर हमारे पास प्रॉब्लम उनके साथ क्या होता है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी हो जाती है किसी के साथ, किसी एक इंसान के साथ, मासेस के साथ, या फिर कहीं पे जुल्म हो रहा होता है, तो इससे ऐसे लोग जो है ना बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं। उनके ज़हन के अंदर बार बार ये ख़्याल आता है कि ये क्यों इस तरह हो रहा है, ये बुरा क्यों हो रहा है, ये ट्रेजेडी क्यों हुई, ये जुल्म क्यों हो रहा है। तो इन चीज़ों के साथ मतलब एक इंट्रूसिव किस्म के थॉट्स उनके आ जाते हैं, और इस तरीके से ये ऐसे लोग डिप्रेशन के अंदर जा सकते हैं। तो उन्होंने जो मेलांकोलिया कहा था तो मेजर डिप्रेशन को ही कहा था। तो ऐसे लोग मतलब जो रहमदिल होते हैं, तो ऐसे लोग पर कंसंट्रेशन ज़्यादा रखते हैं, और फिर वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा माइंड के अंदर लेते हैं कि मतलब क्रूअल्टी क्यों हो रही है, जुल्म क्यों हो रहा है, लोगों के साथ फसाद क्यों हो रहा है, गलत काम क्यों हो रहे हैं। तो इस तरीके से, और ट्रीटमेंट इन लोगों का क्या था कि अब चूँकि उन्होंने कहा था कि अगर ज़हनी बीमारियां हैं, अगर जिस्म के अंदर ये 4 किस्म के सेमी लिक्विड ब्लड, प्लेजम, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, अगर इन चारों में से कोई डिस्टर्ब हो जाए, कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो फिर क्या होता है कि ऐसे लोग जो है मुख्तलिफ़ बीमारियों के, जिस तरीक़े से एक बंदा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, मैनिया के अंदर जा रहा है, तो वो कहते थे कि उनके अंदर जो सेंगवस है वो इंक्रीज़ हो गया है। तो ट्रीटमेंट क्या होता था उस ज़माने के अंदर, ब्लड लेटिंग, कि मतलब उनका कोई जो है वेन कोई उसके अंदर कट लगाते थे और ब्लीडिंग करते थे, या फिर फ्लेजम है तो उस तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के जो कफिंग एक्सरसाइज है, ये चीज़ें उनको करवाते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेजम निकले और इस तरीके से ये ठीक हो। या फिर येलो बाइल और ब्लैक बाइल के हवाले से हमारे सोसाइटी के अंदर भी ये चीज़ प्रेजेंट करती थी कि हमें बड़े बताते थे कि एक किस्म का एक पौधा होता था, उसको हम इस्तेमाल करते थे, उसको कहते थे जाड़, और जब वो जाड़ हम पीते थे तो हमें सीवियर किस्म का डायरिया हो जाता था। तो बाइल चूँकि ज़ाहिर सी बात है लीवर से और जीआई ट्रैक्ट से है, तो इस तरीके से वो इलाज करते थे कि वो कहते थे कि पेट में से जरासीम निकल जाता है और साल में एक मरतबा ये ट्रीटमेंट आपको करनी चाहिए। तो जो येलो बाइल है या ब्लैक बाइल है, ये जब इंक्रीज़ होता था तो उसके लिए क्या लेग्ज़ेटिव्स देते थे, ठीक है जी, कब्ज़ कुशाद दवाएं, जिस तरह जिसको आप परगेटिव भी कह सकते हैं, लेग्ज़ेटिव्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो उनको देते थे, और वो जड़ी बूटियाँ उनको देते थे जिससे उनको बहुत ज़्यादा डायरिया होता था, और उनका मकसद ये होता था कि येलो बाइल और ब्लैक बाइल उनका कम हो तो ये मेंटली हेल्दी हो जाएंगे। अच्छा जी, फिर जो हिप्पोक्रेटिस के अर्ली मेडिकल कॉन्सेप्ट थे बुकरात के, उन्होंने कहा था क्लासिफिकेशन नेक्स्ट है कि जी 3 कैटेगरीज़ के अंदर बीमारियों को, कुछ साइंटिफिक चीज़ें जिस तरीके से उन्होंने कही थी तो मतलब आज तक ट्रू है। उन्होंने क्लासिफिकेशन किस तरीके से की है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। मैनिया, मेलांकोलिया, फ्रेनाइटिस, उन्होंने कहा था कि 3 किस्म की बीमारियां हैं। मैनिया जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा हाइज़ के अंदर जाते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील करते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं। फिर मेलांकोलिया, आजकल वो जो बीमारी का नाम मेलांकोलिया कहते थे, आजकल उसको हम कहते हैं मेजर डिप्रेशन। तो मेलांकोलिया, उन्होंने कहा था कि दूसरी बीमारी हमारे पास मेजर डिप्रेशन है। और उन्होंने एक दूसरी तीसरी बीमारी का जो क्लासिफिकेशन उन्होंने किया था वो था फ्रेनाइटिस, ब्रेन फीवर, जिसको हम आजकल कहते हैं एनसेफेलाइटिस। तो उन्होंने कहा था कि जी ये ब्रेन फीवर या एनसेफेलाइटिस, मैनिया, मेलांकोलिया, ये 3 किस्म की बीमारियां हैं। और उन्होंने ये किस तरीके से देखा, वो चूँकि बहुत बड़े हकीम थे बुकरात, तो वो बेस्ड ऑन डेली क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन इन रिकॉर्ड्स ऑफ द पेशेंट, उन्होंने जब जो पेशेंट्स देखता था तो उनके हवाले से उन्होंने इन 3 क्लासिफिकेशन को उन्होंने चूज़ किया। ट्रीटमेंट के अंदर उन्होंने क्या कहा, डू नो हार्म, ठीक है। उन्होंने कहा कि जी ऐसे पेशेंट्स को आपने फ्लॉग नहीं करना है, डंजन्स के अंदर नहीं पुट करना है, ठीक है। उन्होंने कहा कि उनके साथ एक ह्यूमैन ट्रीटमेंट किया जाए। तो ह्यूमैन इसके अंदर जो है वॉकिंग, उन्होंने कहा कि वॉक
आजकल ये ट्रू है कि वॉकिंग इज़ अ मैन्स बेस्ट मेडिसिन। स्पेसिफिक टू डायग्नोसिस ट्रीटमेंट होती थी, रिकग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एनवायरनमेंट, जो कि आजकल ट्रू है कि एनवायरनमेंट आप अच्छा बनाएं, ठीक है, अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, जो कि आजकल कोशिश की जा रही है कि मेंटल हेल्थ को हम किस तरीके से, इवन पाकिस्तान के अंदर आजकल जो हमारे यहाँ इश्यूज़ है कि मतलब सोशल स्ट्रेसर ज़्यादा है, पावर्टी ज़्यादा है, बहुत सारे हमारे पास मोर देन 50% जो लोग हैं वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, और वही चीज़ें ऐसी हैं जो कि मतलब इन्वायरमेंट के अंदर ही आपके लिए कोई सोशल स्ट्रेसर का ज़रिया बन सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि जी इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, और जब पेशेंट्स को आप एडमिट करते हैं हॉस्पिटल के अंदर तो वहाँ भी इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए। आगे हम मेलियोथेरेपी के ऊपर बात कर लेंगे। अच्छा, मिसकंसेप्शन उस ज़माने के अंदर क्या थे कि हिस्टीरिया ड्यू टू वॉन्डरिंग यूटरस, ठीक है जी। अच्छा जी, आप हिस्टीरिया तो आप लोग जानते हैं, ठीक है, आप लोग मतलब यूटरस को आप कहते हैं, मतलब हिस्टीरिया एक टर्म है, ठीक है, जिस तरीके से आप लोग कहते हैं हिस्टेक्टमी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जी अगर किसी को हिस्टीरिया होता है, जो आजकल हम इसको कन्वर्जन डिसऑर्डर होते हैं, जिसके अंदर न्यूरोलॉजिकल सीडो न्यूरोलॉजिकल साइन सिम्टम्स हो रहे होते हैं, उन्होंने कहा था कि जी ये जो हिस्टीरिया है ये वॉन्डरिंग यूटरस की कि अब्डामिनल कैविटी के अंदर, चूँकि फ़ीमेल के अंदर हिस्टीरिया ज़्यादा होता है, कन्वर्जन डिसऑर्डर ज़्यादा होता है, तो उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन के अंदर ये देखा कि मतलब हिस्टीरिया लोगों को हो रहा है, स्पेशली फ़ीमेल को ज़्यादा हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये अब्डामिनल कैविटी के अंदर यूटरस जो है मूव करता है, जिसकी वजह से आपको हिस्टीरिया होता है। दैट वाज नॉट ट्रू, दिस वाज अ मिसकंसेप्शन। अगेन फॉर ह्यूमर्स का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था, अगेन दैट वाज अ मिसकंसेप्शन, दैट वाज नॉट बेस्ड ऑन द फैक्ट कि जी इफ़ समबडी इज़ गोइंग टू बी sanguine or hyper sanguine, so bloodletting is the appropriate treatment. So that was not a fact at all, but that is something जो कि उस टाइम के अंदर वो प्रेजेंट करता था। तो ये दो मिसकंसेप्शंस थे। अच्छा जी, फिर अर्ली फ़िलोसॉफ़िकल कॉन्सेप्ट्स के अंदर जो है प्लेटो थे, अफ़लातून। तो अफ़लातून ने कहा था कि जी हमारे पास, उन्होंने ये बात की थी कि जो ब्रेन हमारे पास ऐसा ऑर्गन है जिससे हम थिंकिंग करते हैं, हमारी परसेप्शन भी ब्रेन से बनती है, और हम उससे, इस ब्रेन की वजह से हम चीज़ों को मेमोराइज़ भी करते हैं, हमारी मेमोरी भी ब्रेन के अंदर होती है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जी जो हमारे पास जो ड्रीम्स आते हैं और फिर आगे हम जो ड्रीम्स होते हैं वो हमारे इमोशंस को और हमारे डिज़ायर्स को ये बताती हैं, और मतलब ये है कि हम ज़्यादा चीज़ें सोचते हैं तो उसी तरीके से हमें ड्रीम्स के अंदर भी चीज़ें आ जाती हैं। तो उनका कॉन्सेप्ट भी यही था कि जी कोई नेचुरल हमारे पास इश्यूज़ है। फिर उन्होंने जो बात की प्लेटो ने कि डिमिनिश्ड क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटली इल, जो मेंटली इल थे उन्होंने कहा था कि उनको एक लेजिटिमेट प्रॉब्लम है, तो उनके ऊपर जो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कम किया जाए, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं होते, वो चीज़ों को सही तरीके से नहीं समझ पाते, वो जो हमारे पास सोशल नॉर्म्स है उनको अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते, और उन सोशल नॉर्म्स के साथ उनका कंप्लाइंस करना बड़ा मुश्किल होता है। तो दैट्स वाई क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड हैव टू बी रिड्यूस्ड फॉर मेंटली इल पेशेंट्स। फिर उन्होंने एम्फसाइज द रोल ऑफ सोशो कल्चरल फैक्टर, जो कि आज भी ट्रू है कि सोशो कल्चरल फैक्टर, बहुत सारे ऐसे कल्चरल फैक्टर है, उसके ऊपर आगे हम बात करेंगे क्या ऐसे फैक्टर्स है सोशल, क्या ऐसे फैक्टर है कल्चरल।